शकीला बेटी, कहाँ की तैयारी है? अम्मी, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। रजिया कहाँ है? गई होगी मंसूर से मिलने, वो बात हो रही आती है। अरे वो तो क्या, उसके बड़े भी बाज आ जाएंगे, तू देखती तो जा। मेरे जीते जी वो मंसूर को नहीं पा सकती। वो खबर लूंगी कि याद ही करेगी। मैं पूछती हूँ, जवान बेटी को इतनी ढील क्यों दे रखी है? जा बेटी, तू फिल्म देखने जा। ना दिन देखती है ना रात, ऊँट की तरह मुंह उठाया और चलती मंसूर को मिलने। मैं ये नहीं बोलती कि लोग कहेंगे सौतेली माँ है, बेटी पर जुल्म करती है। तुम तो उसके सगे बाप हो, तुम ही कुछ बोलो। तुम तो नाहक रजिया पर नाराज होती रहती हो। मैं जानता हूँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर मंसूर की माँ रजिया का नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो तो हर वक्त मेरी शकीला ही के गुण गाती है, और फिर शकीला उसके चचाजाद भाई का खून भी तो है। खालाजान, मुख्तार आया है। आई बेटे आई। अल्लाह रखे, हर रोज सलाम करने आ जाता है। क्या बात है मुख्तार बेटे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आजकल तो मेरा सितारा चमक रहा है खाला। कल रेस में 20,000 जीता, आज जुए में 10,000 जीत कर आ रहा। आहिस्ता बोल बेटे, उनके सामने जुए की बात मत किया कर। जरा शरीफ बन के रहा कर। उन पर तेरी शराफत का रोब पड़ेगा तो रजिया से तेरी शादी आसानी से हो जाए। ये तो ठीक है खाला, लेकिन रजिया तो मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करती। जब मेरे सामने आती है नफरत से मुंह फेर लेती है। मंसूर को विलायत जाने दे, फिर देखना क्या होता है। हाँ, मैं तो उसी के दीदार के लिए आया था खाला, मगर वो है कहाँ? तुम मेरे विलायत जाने का सुनकर इतनी उदास क्यों हो गई? 3 साल की तो बात है, देखते ही देखते गुजर जाएगी। मेरे लिए तो तुम्हारी जुदाई के 3 दिन की कयामत बन के गुजरेंगे। फिर तुम मेरे घर के हालात भी जानते हो। सुतेली बहन, सुतेली माँ का जो मेरे साथ सुलूक है वो भी तुमसे छुपा हुआ नहीं। उसके अब्बा जान की मुझे सब कुछ मालूम है रजिया, तुम फिक्र न करो। हमारी मोहब्बत सच्ची है, उस पर कोई आस नहीं आ सकती। मुस्कुराओ। आज मुझे वही गाना सुनाओ जो तुम अक्सर गाया करती हो। मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगा। मैं तुम्हारी आवाज अपने साथ ले लूंगा। मंसूर, लंदन जाके रोजाना मुझे खत लिखा करोगे ना? अगर तुम रोजाना जवाब दिया करो। जवाब तो जरूर दूंगी। डर लगता है तो सिर्फ माँ से, तो जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। तुम मुझे छुप कर खत लिख दिया कर। अच्छा एक बात बताओ, कल मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आओ? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मम्मी, मैं मंसूर को रुखसत करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। रजिया भी तैयार हो रही है, आप उसे किसी तरह यहीं। तू जा बेटी, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कहाँ चली हो बन ठन के? वो अरे ना मुराद, कुछ बीमार बाप की भी खबर ले लिया कर। दमे के मरीज को मैं कहाँ तक संभालूंगी? जा देख, फिर दौरा पड़ा है, जा जाके दवा पिला। मगर अम्मी, वो प्लेन निकल जाएगा। प्लेन निकल जाएगा और इधर चाहे तेरे बाबा का दम निकल जाए, उसकी परवाह नहीं। प्लेन की फिक्र है। विश यू गुड लक। थैंक यू। रजिया नहीं है? वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने तो बहुत कहा था, मगर वो आई ही नहीं। हाँ, उसने एक पैगाम तुम्हारे लिए दिया है। क्या पैगाम दिया? कहती थी मंसूर साहब से कहना वलायत से मुझे जो खत लिखे उस पर मेरा नाम कहीं ना हो। क्या मतलब? तुम तो जानते हो मंसूर, रजिया बाजी पर अम्मी हर वक्त बिगड़ती रहती हैं, उन्हीं से डरती है बेचारी। तुम मेरे नाम खत लिख दिया करना, बाजी तुम्हें मेरे नाम से जवाब लिख दिया करेंगी। अजीब बात है, क्या तुम्हारी अम्मी इस पर एतराज नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो उनकी लाडली हूँ ना, मेरी हर बात तो वो हंस कर टाल देती हूँ। चलो मंसूर, जहाज तैयार है, सब मुसाफिर सीटों पर बैठ चुके हैं। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैप्पी जर्नी। विश यू ऑल द बेस्ट। बॉन वोयाज।
हाँ मम्मी, मंसूर को रुखसत कराई है। अम्मी, मंसूर को रुखसत करने एयरपोर्ट पर बहुत से लोग आए हुए थे। मैंने उसके गले में हार पहनाया तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा मैं इसे तेरी निशानी समझ कर रखूंगा और बहुत संभाल कर रखूंगा। अम्मी, उसने मुझे बहुत तसल्लियां दी। कहने लगा शकीला, मैं तुझे हर रोज खत लिखा करूंगा और तू भी मुझे हर रोज जवाब दिया करना। बेटी, तुम उसके हर खत का जवाब लिख दिया करना। मैं क्या बताऊं अम्मी, मुझसे उसने कितनी प्यारी प्यारी बातें की। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल खुशी से लोट-पोट हो रहा था। तुम क्या देख रही हो बाजी? तुम्हारे बारे में भी मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है मेरे बारे में? यही कि तुम जबरदस्ती उसके गले पड़ रही हो, उससे मोहब्बत जताती हो। कहता था मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि मैं रजिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। हाथ कंगन को आरती किया, देख लेना खत किसके नाम आता है, मेरे या तुम्हारे। जाने मन, अपने वादे के मुताबिक लंदन पहुंचते ही पहला खत लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी फौरन ही इस खत का जवाब लिखोगे। यहाँ पहुंचकर मैंने महसूस किया है कि मैं तन्हा नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी। मैं तुम्हारे खत का बेचैनी से इंतजार करूंगा। तुम्हारी हिदायत के मुताबिक लिफाफे पर शकीला का एड्रेस लिख रहा हूँ। तुम्हारा मंसूर। साहब, ये डाकिया खत देखिए। विलायत से ये किसका खत आया है? मेरा होगा बचन। नहीं बेटी, इस पर तो शकीला का नाम लिखा है। मंसूर का खत है। मेरा खत है? देखा बाजी, मंसूर ने अपना वादा कितना याद रखा। जाते ही खत लिखा है मुझे। मंसूर शकीला से बहुत प्यार करता है। रजिया के बारे में मेरी मानो तो मुख्तार से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। शरीफ है, खिदमत गुजार है और फिर देखा नहीं कितना अदब करता है आपका भी। सदिया डाली, तुम्हारा खत मिला। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ हूँ कि तुम मेरे खत का जवाब देने में कभी देर नहीं करती। मैं तुम्हारा खत 10-10 बार पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड की भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। इस वक्त भी टेप मेरे सामने है और वही गाना सुन रहा हूँ जो हम दोनों ने लिखा। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखा। मंसूर का खत पढ़ोगी? 32वां खत है, ये देख लो। मुझे इन खतों से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे मंसूर का एड्रेस बता दो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ना बाबा ना, मैं मंसूर का एड्रेस नहीं बता सकती। क्यों? मंसूर ने मुझसे कहा था खबरदार मेरा एड्रेस किसी को न बताना, और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तो ब्लैक तक उसका पीछा करना चाहती है। खत लिखने के लिए मुझसे पता मांगने आई है। तू शायद अब भी इस खुशफहमी में है कि वो तेरे साथ शादी करेगा। कान खोल कर सुन ले, मंसूर की शादी शकीला से होगी, तुझसे नहीं, समझी? मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए शेख साहब। बेटी, चाय बना शेख साहब के लिए। मैं चाय पीने नहीं आया, आज मैं आखिरी बार अपनी रकम का मुतालबा करने आया हूँ। जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि अब मैं एक दिन की मुल्क देने को तैयार नहीं। मेरा 20,000 रुपया फौरन अदा कर दो, वरना मैं कानूनी चाराजोई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। और ये भी सोच लो, ये मकान तुमने लिखकर दिया हुआ है जो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ सिकंदर भाई। मेरी बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं रखा। फिर भाई जवाब, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भाईजान, इनकी बीमारी पर कुछ तरस खाओ। पेंशन से जो पैसे आते हैं उनसे घर का खर्च बामुश्किल पूरा होता है। मेरी तरफ से तुम लोग फाटे मरो। ज्यादा जोश में ना आइए शेख साहब। 20,000 रुपये के लिए आप से बाहर क्यों हो रहे हो? अगर खालू जान बीमार है तो क्या हुआ? मैं तो जिंदा हूँ। खालू जान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी 20,000 रुपए इसके मुंह पे दे मारता हूँ। मुख्तार बेटे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ खाला जान, खालू जान की इज्जत पर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आइए शेख साहब, मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। आप मुझे रसीद और मकान के कागजात लिख दीजिए। चलिए।
गुलशन, मैंने तो मुख्तार को कभी इतना अच्छा नहीं समझा। इसने तो इस वक्त मुझे सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया है। इसीलिए तो कहती हूँ, रजिया के लिए मुख्तार से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आजकल 20,000 तो क्या, कोई 20 पैसे भी नहीं देता। ठीक है गुलशन, क्यों बेटी रजिया? बोल बेटी। शर्मा गई बेचारी। ऐसे काम लड़कियों से पूछकर नहीं किए जाते। मैं आज ही मुख्तार से बात करके निकाह की तारीख पक्की करती हूँ। मगर उसे बता देना, हम बेटी को जहेज देने के काबिल नहीं। जब मंसूर ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर इस दुनिया में तेरा कौन है? मंसूर तुझसे झूठी मोहब्बत जताता रहा, तुझे नहीं शकीला को जाता है। बाप की इज्जत बचाने के लिए तुझे अब ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तू मुख्तार को पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, लेकिन बाप की खातिर तुझे मुख्तार की भेंट चढ़ना ही पड़ेगा। देखा जाए तो जिंदगी का दूसरा नाम ही जुआ है। मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ, बहुत बड़ा रेसिया, बहुत बड़ा शराबी हूँ। और तुम मुझसे नफरत करती थी ना, और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। देख लो, इस जुआरी बच्चे ने 20,000 का दाव लगाकर तुम्हें जीत लिया। अब भी मुझसे नफरत करोगी? छोड़ दो मेरा हाथ। अब ये हाथ कोई नहीं छुड़ा सकता। मैंने तुम्हारे बाप का 20,000 कर्जा अदा कर दिया है। 5,000 के तुम्हारे जेवर और कपड़े बनवा दिए। तुम्हारे बाप से जहेज का मुतालबा भी नहीं किया, और तुम अब भी हाथ छुड़ाना चाहते। याद रखो, जुआरी दाव जीतने के बाद भी एक आध पत्ता अपने पास रखता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ लो। तुम्हारे बाप का कर्जा तो उतर गया, मकान मेरे नाम है। दूसरे जुआरी एक दाव में एक बाजी जीतते हैं, मैंने एक दाव में 2 बाजियां जीती हैं। एक तुम्हें और एक तुम्हारे बाप के मकान। अगर तुम मुझे दिल से कबूल करती हो तो ये कागज ले लो और अपने बाप को दे देना, ताकि फिर मैं भी उसे मकान से ना निकाल सकूं। हाँ? वरना मैं भी वही कहूंगा जो शेख सिकंदर कहता है। कितना बड़ा बोझ सर से उतर जाता है। देखना तो सही, मेरा मुख्तार रजिया को ऐश कराएगा, ऐश। अम्मी, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, राइटिंग पैड खरीदना है और ये खत भी पोस्ट करना है। मैंने मंसूर को रजिया बाजी की शादी के बारे में सब कुछ लिख दिया है। अच्छा, जाओ बेटी। अरे रजिया बाजी तुम? मगर अम्मी तो कह रही थी हम शाम को मुखला वाले में जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं मंसूर को ये खत पोस्ट करके आती हूँ। जीती रहो रजिया बेटी। तुमने अपनी अम्मी और शकीला का भी इंतजार नहीं किया। मुख्तार कहाँ है? वो नहीं आया? वो रेस खेलने गया है। तो क्या मुख्तार रेस खेलता है? तबा 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 तबा, वो रेस खेलने तो कभी नहीं गया। हाँ, रेस देखने चला गया होगा। जुआ, रेस और शराब मुख्तार की जिंदगी के बेहतरीन मशगले हैं। अब्बा जान, तू क्या कह रही है लड़की? अब्बा जान, मुख्तार ने एक जुआ आपके साथ भी खेला था। उस जुए में आपने मकान तो जीत लिया, लेकिन बेटी हार बैठे। अब आपको इस मकान से इसलिए कि आपने इसकी कीमत अदा कर दी है मुख्तार को। यही समझ लीजिएगा अब्बा जान, आपकी इज्जत बचाने की खातिर आपकी बेटी 20,000 रुपए में बिक गई है। शादी
कुछ क्या तो फिरूं कभी बता से, तो फिरूं खुदा से अपने, मेरे प्यार के निशाने ये सिंगार याद रखना। तुम मारा और 5 जाओ राजा दल के, ये भी दांव जीत लिया। मैं जिंदगी जुए में हराता चला गया, कदम कदम पे बाजी लगाता चला गया। हुक्म प्यारे, नकदी तो हार गए, बीवी का जेवर भी हार गए, अब क्या है पल्ले तुम्हारे? मैं तुम्हें अपना माल जीत कर नहीं उठने दूंगा। तो फिर मकान भी दांव पे लगा दो। मकान क्या, मैं इस मकान की हर चीज दांव पे लगा दूंगा। तो हो जाए आखिरी हाथ, मगर सोच लो इस मकान पे और इस मकान की हर चीज पर मेरा कब्जा होगा। जीत लोगे तब ना। आज अपनी जीत ही जीत है प्यारे, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करे। वो मारा, निकल जा इस घर से। अब ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी है। कहाँ है तेरी नई नवेली दुल्हन? वो भी तो मेरी है। तुम्हारा ये बात। खूबसूरत है। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मैंने जुए में जीता हुआ माल आज तक नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं रजिया, कोई बात नहीं। एक दिन हमने बाजी जीती थी, आज ये जीत गया है। अब तुम भी इसकी हो और ये घर भी इसका है। बेगैरत बेहया, अपनी बीवी को दांव पे लगाते हुए शर्म नहीं आती? जुआरी बेगैरत जरूर होता है, बेईमान नहीं। हार गए तो हार गए। जीत गए भाई तो जीत गए। भागी भागी तो जा पकड़ ले। पकड़ो ये तो बेहोश है, उठाओ इसे। वो नहीं मिली। नहीं मिली तो मैं क्या करूं? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, सुन लिया? अगर तू अपनी बीवी को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। खतरे की कोई बात नहीं, कमर में मामूली सी चोट लगी है, नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, आप सुबह मिलें। ये तुम क्या कह रहे हो मुख्तार? मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। तुमने जरूर उसके साथ ज्यादती की होगी। मैं भला उसके साथ क्या ज्यादती करता? कल ही मैंने उसे 10,000 के जेवर खरीद कर दिए हैं। रात को वो सारे जेवरात और कपड़े समेट कर गायब हो गई। मेरा तो ख्याल है वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई।
से, चली जाओ। मेरी बेटी रजिया। इनकी तो जान निकल गई। अब्बाजान, तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है बेटी। मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया की सताई हुई मजलूम औरत हूँ। मुझे तुमसे गहरी हमदर्दी है। इनके अब्बा को खबर कराए, मकान मिल गया? हाँ, मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ। विलायत अली साहब तो वफात पा गए। वफात पा गए? मेरे अब्बा मर गए? किसने बताया तुझे? वहाँ एक औरत और एक लड़की बैठी थी। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा तुम्हें किसने भेजा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अपने बारे में सब कुछ बता दिया है बेटी। दुनिया ने मुझ पर जो जुल्म किए हैं, उसके नतीजे में मुझे यहाँ पहुँचना पड़ा है। माशरा मुझे तवाइफ कहकर पुकारता है, हालांकि मैं तवाइफ नहीं हूँ। मैंने आज तक अपनी इज्जत नहीं बेची है, अपना फन बेचा है, अपना गला बेचा है। ये लड़कियां बेहवस परस्तों के सितम का शिकार होकर यहाँ पहुंची हैं। मैंने इनको भी बेटियों की तरह रखा हुआ है। इनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं गाती हूँ, ये नाचती है। मेरे कोठे पर सोसाइटी के सुलझे हुए लोग आते हैं। मुन्नी और गुलनार को लेकर मैं अपने फन का मुजाहरा करने बड़ी बड़ी महफिलों में जाती हूँ। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं करती बेटे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौसीकी का फन सिखाकर इस काबिल बना सकती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी मजे से गुजार सको। नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जरा ठंडे दिल से सोचो बेटी, अपने शराबी और जुआरी खाविंद की मौजूदगी में तुम और कर भी क्या सकती हो? और फिर तुम एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहो, कुछ भी न करो, तब भी मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हें माँ का सच्चा प्यार दूंगी। मैं आपके फैसले की कदर करती हूँ, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं भला ऐसी लड़की को घर में नौकरी कैसे दे सकती हूँ जो शौहर का घर छोड़कर भाग आई हो? मगर बेगम, इसका शौहर तो जुएबाज और शराबी आदमी है। उसने तो इसे जुए में हार दिया। ये तो बहुत शरीफ लड़की है बेचारी। ऐसी लड़की शरीफ नहीं हो सकती। देखते नहीं सूरत इसे कितनी चालाक सी नजर आती है। सुनो, अफसोस में बीवी के सामने दम नहीं, मगर तुझे छोड़ने को दिल भी नहीं चाहता। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अलग मकान में रख सकता हूँ। तेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करूंगा और तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। क्या बकते हो? बेगम, तुम्हें इस लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। कल को इसके शौहर ने दावा कर दिया तो हम क्या करेंगे? इस बेचारी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। फिर रोटी कपड़े पर काम करेगी तो हमें क्या बुरी है? घर का सारा काम धंधा भी करेगी, बच्चों का ख्याल भी रखेगी। मैं फोन सुनकर आती हूँ। रजिया, बुरा न मानना, बेगम के सामने मैं ऊपर के दिल से तुम्हारी मुखालफत कर रहा था। वैसे तुम्हें देखकर तो मेरा दिल खुद बेईमान हो गया है। तुम कितनी अच्छी हो। बड़ा भारी हाथ। हाँ, मुख्तार, तू आज फिर शराबी के यहाँ आया? शराब नहीं, शराब पिया खालाजान। जेबें जो खाली हो गई है, जुए में सब कुछ हार बैठा। तुम तो जानती हो, रजिया को घर से भागे पूरे 1.5 साल हो गए। बहुत ढूंढा है उसे, अब तक नहीं मिली खालाजान। नहीं मिली तो हम क्या करें? जहाँ शराबी की मत आया कर। सुन लिया खाला, इसे बताओ मैं हक मांगने आया हूँ। मेरा 20,000 रुपये वापस कर दो, वरना क्या? वरना शकीला का हाथ मेरे हाथ में होगा। कमीने बदमाश, तेरी ये जुर्रत! यहाँ से। आज ये कमीना बजात खाली हाथ नहीं जाएगा खाला। हिम्मत है तो छुड़ा लोगे हाथ। अभी बाजू में बड़ी ताकत है। बचाओ! गुलशन को सजाए मौत हो गई। कब वक्त इस पार के हाथों सारा घर तबाह हो गया।
रजिया भी न जाने कहाँ चली गई। मैं तो हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। जब ये होश की आंखें खोलकर अपनी माँ को इस रूप में देखेगा तो अपने आप को एक तवाइफ का बेटा समझने लगेगा। ये एहसास इसकी जिंदगी में जहर खोल देगा। ये किसी के सामने ऊंची आवाज से बात भी ना कर सकेगा। मैं तो इसे ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप एक आवारा आदमी है। मैं तो अम्मी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन अम्मी मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि रजिया जैसी लड़की बेवफा हो सकती है। लाजमी शकील और उसकी माँ ने उस पर कोई जुल्म किया होगा, जब भी उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। गुलशन की सजाए मौत तुम कैद में तब्दील हो गई, मगर फिर मैं उसे नहीं मिली। तू भी रजिया को भूल जा, तेरे लिए लड़कियों की कमी नूद है। नहीं अम्मी, मैंने फैसला लिया है कि मैं अब ही नहीं करूंगा। मैं लाहौर जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। देखा है। मैंने दो साए देखे, एक साया वो जिसने मेरी उम्मीदों का गुलशन उजाड़ा, दूसरा साया वो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। छोड़ो बेटी, किन वहमों में खोई रहती हूँ। मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ, 10 मिनट तक वापस आ जाऊंगी। और हाँ, आज नासिर मिर्जा के यहाँ मुजरे पर भी जाना है, उनके बच्चे की सालगिरह है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरा सर चकरा रहा है माँ, तबीयत ठीक हो जाएगी, वहां जाकर दिल भी बहल जाएगा। नहीं, सच अम्मा समझ तो मैं भी यही रहा था कि रजिया मर चुकी है, लेकिन कभी कभी मुर्दे जिंदा भी हो जाया करते हैं। कहो बेगम, क्या हाल है, क्या चाल है और कैसे गुजर रही है? हाँ, मुझे अच्छी तरह पहचान। मैं हूँ तुम्हारा शौहर, तुम्हारा मुख्तार। ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि मैं एक बच्चे का बाप बन गया। कहो लड़का है या लड़की? लड़की होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, ताकि मैं उसे अपने मुस्तकबिल का सहारा बना लेता। एक शरीफ आदमी की बीवी तवाइफ बनकर उसे नीच और कमीना कहे, ये भी एक दिलचस्प लतीफा। चला जाता हूँ, घबराती क्यों हो? जरा मुझे अपने बच्चे को तो देख लेने दो। कहाँ है मेरा बच्चा? उसे तो बुलाओ। खबरदार, जो तुम्हारी जबान से मेरे बच्चे का नाम लिया। मुझसे मेरी बीवी और बच्चे को कौन छुड़ा सकता है? ये तो मेरा कानूनी हक है। तुम चाहते क्या हो? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। रेस, शराब और जुआ, 3 ही तो मेरे मशगले हैं, और चौथा शौक औरत है। ये सारे शौक पूरे करने के लिए रुपए की जरूरत है। ये लो, चले जाओ यहाँ से। आइंदा कभी तो रुक भी ना करना। मुझे यहाँ आने से रोक कोई नहीं सकता, लेकिन ये वादा रहा, बगैर जरूरत के कभी नहीं आऊंगा। टाटा।
जिनसे मैंने मिलना था उनसे न मिल लिया। मैं कौन हूं ये अंदर जाकर पूछ लीजिएगा। सितारा बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो मुख्तार यहाँ पे पहुंच गया है माँ। बड़ी मुश्किल से रुपया देकर डाला है। अच्छा, ये मुख्तार था। मुझे मालूम होता तो मैं उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा देती। तू फिक्र न कर, आइंदा वो यहाँ आया तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो याद कर। बैरिस्टर साहब, बड़ी लंबी सोचों में डूबे हुए हो। मालूम होता है कोई जबरदस्त मुकदमा आन पड़ा है। हाँ नासिर, मुकदमा वाकई जबरदस्त है। ऐसा मुकदमा जिसका ना आगाज है ना अंजाम, ना कोई गवाह है ना कोई जामिन, ना कोई मुद्दई है ना मुद्दई लह। कैसी बातें कर रहे हो? चलो चलकर फंक्शन की तैयारी करें। नहीं कि सबसे बड़ी गुलकारा सितारा बाई को बुलाया है, तुम भी उसका गाना सुनकर खुश होगे। नहीं नासिर, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं। गाने से ना सही, मुझसे तो दिलचस्पी है या वो भी नहीं। मैं चलता हूं, तुम तैयार होकर फौरन पहुंचो। हाँ, चलो फौजिया बेटी, मोमबत्ती बुझाओ। शाबाश। सितारा बाई को अब तक पहुंच जाना चाहिए। छोड़ो नासिर, किन बातों में पड़ गए हो? पार्टी खत्म हो गई, मेहमानों को रुखसत करो। अरे भाई, सब मेहमान तुम्हारी तरह के नहीं होते। इन्हीं के इसरार पर तो सितारा बाई को बुलाया। साहब, आपका फोन आया है। मेरा फोन? जी हाँ। एक्सक्यूज मी। आदाब। बहुत राह दिखाई आपने तो। आज बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, आपसे वादा कर चुकी थी, इसलिए ले आई। आइए। जी हाँ, सुबह 10 बजे हाईकोर्ट तशरीफ ले आए। और हाँ, जो कागजात मैंने आपको बताए हैं वो जरूर लेते आइएगा। जी जी हाँ। मंसूर, क्या हुआ? क्या तुम सितारा बाई को जानते हो? नहीं, मैं उसे क्यों जानता? अच्छा अच्छा, समझ गया। उसकी दर्द भरी आवाज से मुतासर हुए हो। वाकई उसकी आवाज में बला का सोच। क्या बात है मंसूर भाई? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। अच्छा नासिर, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रजिया तो सितारा भाई बनने पर मुबारकबाद पेश करूं या उसका मुंह नोच डालूं? बैरिस्टर हो, छोटे घरे की पहचान कर सकते हो। जो इंसाफ है वो करो। मैं सितारा भाई से रजिया के मुतालिक कुछ मालूम करूं, क्या वो बताएगी? रजिया तो मर चुकी है। हाँ, अगर उसकी मौत के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सितारा बाई के कोठे पे तशरीफ लाए। चलो बेटे। बैरिस्टर मंसूर आपसे मिलने के लिए आए हैं। बैरिस्टर मंसूर? ले आओ उन्हें। अंदर तशरीफ ले जाइए। आइए बैरिस्टर साहब, तशरीफ लाइए। इतनी रात के आपने क्यों जहमत फरमाई? बदनामी से बचने के लिए दिन के उजाले में आना चाहिए था आपको। मेरे नजदीक अंधेरे और उजाले में कोई फर्क नहीं। मैं रात के इस अंधेरे में सितारा बाई से मिलने नहीं आया, बल्कि मरी हुई रजिया की भटकती हुई रूह से मिलने आया।
रजिया तो बहुत नेक थी, उसकी रूह कैसे भटक सकती है? अगर मैं माजी की रजिया के नेक जमीर से वापस न होता तो शायद हाल की सिताराबाई से खुद पूछने की जरूरत महसूस न करता। अगर आपको बेचारी रजिया की मौत का इतना ही दुख है तो फिर आइए आज रात उस बेगुनाह और मासूम की मौत पर मिलकर आंसू बहाएं। शायद इसके बाद फिर कभी ये दास्तान दोहराई न जा सके। मरने वाली रजिया मंसूर को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन मंसूर ने विलायत जाते ही अपने तमाम वादे भुला दिए। आज रजिया के बजाय शकीला को खत लिखनी शुरू कर दिए। रजिया मोहब्बत की तारीख राहों में भटकते भटकते तकदीर के हाथों ऐसी राह पे गामजन हो गई जहां उसके चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। और तुम्हारी ये दास्तान सुनने के बाद यूं महसूस होता है रजिया जैसे समाज के बेरहम हाथों ने तुम्हीं पर जुल्म नहीं किया, मुझे भी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से तुम्हारी तरफ कोई रास्ता नहीं है। शकीला ने हमारी मोहब्बत को इतना बड़ा धोखा देकर हम दोनों को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है मंसूर, तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं रजिया, मैं तुम्हें इस माहौल में भी नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे दिल में मरी हुई रजिया आज भी जिंदा है मंसूर, उसे ही अपने दिल में रहने दो। सितारा तो सिर्फ बदनामी का एक धब्बा है, इस धब्बे को तुम अपने उजले दामन पर न लगाओ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ हमदर्दी है तो मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे बच्चे को मुझसे इतनी दूर ले जाओ मेरा साया भी उससे न बढ़ सके, ताकि ये जवान होकर ये न सोचे कि लोग उसकी माँ को सितारा बाई कहते थे। मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगा रजिया, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तुम इस माहौल में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे लिए अलग मकान का इंतजाम करता हूँ, तुम आराम से जिंदगी बसर करो। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा बनकर जवान होगा। लेकिन मंसूर, मेरे तुम्हारे दरमियान तो बहुत बड़े फासले हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें याद है मंसूर ने मोहब्बत रजिया से कुछ ऐसे पैमान किए थे। दुनिया वालों ने मंसूर से रजिया को छीन लिया है, लेकिन मंसूर के दिल में रजिया के लिए जो नेक तमन्नाएं हैं उन्हें तो कोई नहीं छीन सकता, उसके खुलूस को कोई नहीं मिटा सकता। रजिया अरमान लुट गए तो क्या हुआ, एहसास तो जिंदा है। हाँ रजिया, तुमने बेगम पारा के मुतालिक जो कुछ बताया है उससे अंदाजा होता है कि वो अपने जाती मफाद की खातिर तुम्हें यहाँ रहने पर मजबूर नहीं करेंगे। मैं उनसे बात की लेता। नासिर बेटे, तुम्हें कुछ समझा मंसूर को, वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। फिक्र न करो खाला, मैं आज उससे बात करके ही जाऊंगा। आओ मंसूर, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। सुना है तुम शादी नहीं करना चाहते? तुमने ठीक सुना। मैं तुम्हारे इस फैसले की वजह मालूम कर सकता हूँ? वजह यह है नासिर कि जब मैं विलायत में था तो मैंने एक लड़की से शादी कर ली। शादी कर ली थी? ये तुम क्या कह रहे हो मंसूर? ठीक कह रहा हूँ मम्मी, विलायत में मैंने जिस लड़की से शादी की थी वो फौत हो गई है, उससे मेरा एक बच्चा भी है। क्या कह रहे हो मंसूर? कोई ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? ख्वाब नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैंने मरने वाली से वादा किया था कि मैं सारी उम्र दूसरी शादी नहीं करूंगा और मैं अपने वादे पर हमेशा के लिए पाबंद रहूंगा। बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो मंसूर? वो लड़की कौन थी? बच्चा कहाँ है?
बच्चा विलायत में अपने गवर्नर्स के पास है। मैं उसे बुलाने का इंतजाम कर रहा हूँ। चंद मिनट तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। अजीब बात सुनाई है तुमने। कहता ही सच है खाला। मैं भी इसे उदास और परेशान देखकर ये सोचा करता था कि कोई राज ऐसा जरूर है जो ये मुझसे छुपा रहा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? बच्चे का नाम कैसर है। बहुत खूबसूरत है अम्मी, आप उसे देख के बहुत खुश होंगी। खाला जान तो अभी तक हैरान और गुमसुम खड़ी हैं। इन्हें तो यकीन नहीं आ रहा। चलो मंसूर, कैसर आ जाएगा तो फौजिया के साथ खेला करेगा, घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी जरूर करनी पड़ेगी। मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। ए भाई साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? कहाँ जाता है? किससे मिलना है? क्या मतलब है? अरे अरे, इतने सवाल एकदम कर दिए। जाओ जाकर सितारा बाई से कहो मुख्तार मिलने आया है। मगर सितारा बाई तो चली गई, समझे? समझा। लो सिगरेट पियो। ये तो बताओ कहाँ चली गई सितारा बाई? ये मैं क्यों बताऊं कि वो गाने बजाने का धंधा खत्म करके बैरिस्टर साहब के साथ चली गई मॉडर्न कॉलोनी में। अरे यार, क्यों झूठ बोलता है? ईमान से सामान तो मैं ही पहुंचा कर आया हूँ। फिर तो तुम्हें बंगले का नंबर भी मालूम होगा। हाँ, 11 नंबर है बंगले का। मगर देखो मियां साहब, किसी को बताना नहीं। मालिकन का हुक्म है किसी को सितारा भाई का पता न बताया जाए। बड़े समझदार आदमी मालूम। तुम जैसे अकलमंद आदमी तो इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते। लो, इसी खुशी में डब्बी भी रख लो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी रजिया। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नौकर, चाकर, बावर्ची। एक टेलीफोन बाकी रह गया, वो भी जल्दी तक लग जाएगा। तो पैसर की तरफ से फिक्र न करना, वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन ही जाएगा। खुदा करे उस पर तुम्हारी तबीयत का असर हो। हमने तुमको बोला तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, मुझे तुम्हारी मालकिन से बहुत जरूरी काम है, मुझे मत रोको। हाँ, तुम फिर अंदर जाते। मुख्तार, अरे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? समझते नहीं हो? मुझे तुम्हारी मालकिन से बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। तुम नहीं समझते, बहुत जरूरी काम है। समझते क्यों नहीं? मुझे जरूरी काम है, जाने दो। बहुत दिनों से तलाश थी तुम्हारी। कातिल और खूनी बनकर पुलिस की आंखों में काफी दूर झोंक चुके हो। अब तुम नहीं बच सकते। चलो मेरे साथ। फोन करने वाला था। कैसी तबीयत है? पहले से तो कुछ ठीक है, हल्का हल्का बुखार है। पर हाँ, कैसर का कोई ताजा खत आया? हाँ, खत आया है उसका। अच्छा, क्या लिखा है उसने? आने की तारीख भी बताई है? नहीं, तारीख तो कोई नहीं लिखी। लिखा है आने से पहले इन्फॉर्म करूंगा। ये खत भी मुझे भिजवा दीजिए, मैं इसे पढ़कर अपनी आंखों से लगा लूंगी। अच्छा, मैं लाता हूँ। बस तो फिर जल्दी से आ जाइए। मैं लाता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। डियर फौजिया, वलायत में तुम्हारी जुदाई के 3 साल किस तरह गुजारे हैं, उसका अंदाजा कुछ मुझे को हो सकता है। जब तुम्हारा खत मिलने में देर होती है तो मैं तुम्हारे पुराने खत सामने रखकर पढ़ता रहता हूँ। इस महीने रिजल्ट आउट होते ही वापसी का प्रोग्राम बना लूंगा। डैडी को भी आज खत लिखा है, मेरे खत का जवाब फौरन में लिखना।
अभी लिखती हूँ जनाब। अरे बेटी, क्या लिख रही हो? डैडी कैसर का खत आया था, उसका जवाब लिख रही हूँ। आने के मुताबिक कुछ नहीं लिखा? जी हाँ, वो इस महीने के आखिर तक पहुंच जाएंगे। जॉली गुड। क्या बात है बेगम, खैरियत तो है? सांस क्यों फूली? सांस न फूले तो और क्या हो, सारे कमरे मैंने खुद साफ किए हैं। अल्लाह की मार हो इस नौकरानी और नौकर पर, न सफाई की फिक्र है न किसी काम धंधे का ख्याल। खैर से जोरू खसम अभी तक अपने कवाटी से बाहर ही नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आज। नहीं डैडी, रमजानी और उसकी बीवी छमिया दोनों को जवाब दे दीजिए। हमें ऐसे नौकरों की जरूरत नहीं, जब देखो मियाँ बीवी लड़ते ही रहते हैं। और इन दोनों की लड़ाई भी अजीब होती है। तौबा तौबा, छमिया की जुबान तो मेरठ की कैंची की तरह चलती है। हाय अल्लाह, टूट गई मेरी किस्मत। माँ बाप ने जीते जी मुझे जहन्नम में धकेल दिया। ऐसा निगोरा चोर अल्लाह मेरे साथ को भी ना दे। काम के न काट के, भाई चेहरा नाच के, बाहर मियाँ बांके बिहारी, अंदर बीवी खाके मारी। अरे मैं कहती हूँ जवाब से देते, मुंह में घुंघनियाँ डाल रखी है क्या? बोलते नहीं। अरे पर तुम क्या बोलोगे? आज बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 9 छेद। मेरी तो लुटिया ही डबो दे किस्मत में, वरना मैं तो इतने बड़े खानदान की बेटी हूँ कि 16 भैंसें थी मेरे दादा की। सुना तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानिया, खामोश क्यों है? कुछ तो बोल, तेरी ये खामोशी मुझे ले डूबेगी ईमान से। अच्छा, तो कानों में रुई ठोकर बैठे थे, मैं जो 1 घंटे से बक कर रही हूँ। हाँ, भीनी भीनी आवाज तो आ रही थी मेरे कानों में। मैं ये सोच रहा था शायद मेरी मुरलिया फन का मुजाहरा कर रही है। क्यों भौंक रही थी? क्या तकलीफ थी? क्यों बक रही थी? बता, इरशाद। इरशाद क्या करूँ? एक दफा मेरे दादा जान एक लाठी से 25 बकरियां हाँक कर लाए थे। हाँ, ले आए होंगे, लेकिन मैं उस दादा की एक पोती को नहीं हाँक सकता। है तेरा बेड़ा घर, तूने मुझे भेड़ बकरी समझ लिया है क्या? तो और क्या, तुझे अपनी माँ बहन समझ लूं? क्या कहा? कुछ नहीं, मान से गुस्से में कितनी प्यारी लगती हूँ। वाह वाह, ये मोटी आंखें, ये तनी हुई भवें, ये नाक की चोंच पर रखा हुआ गुस्सा। ईमान से दिल चाहता है तेरा मुंह नोच लूं। मैंने कहा थोड़ा सा गुस्सा और भर ले। सुना है एक दफा लाला ने मजनू पर भी ऐसे ही गुस्सा खाया, फिर मजनू ने कुछ ऐसा गाना गाया था, वल्लाह वल्लाह सर से पांव तलक मौज नूर हो, मेथी हो तुम कसूर की, गुस्से की सूर हो। टिन टिन टम। अरे हटो भी, तुमने तो गुस्सा ही खत्म कर दिया। सुन रही है भागवान, ये 10 मरतबा घंटे बज चुकी है। आज साहब भी घर पर मौजूद है, शामत आ जाएगी। अब चलने वाली बात करो। तो फिर जाओ ना। मैं ये कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ? पहले आप। नहीं, पहले तुम। हाँ जी, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो ये बात हुई ना। चलो बात जल्दी करो। आए, देख लिया ना आपने, कितनी बार इनकी बजा चुकी हूँ, मगर मजाल है इनके काम पर जू तक रहेंगी वो। क्या हुक्म है बेगम साहिबा? मेरठ की कैंची भी हाजिर है और आगरे का सिरौता भी। आइए जनाब, ये आपके आने का वक्त है तो जाने का, लेकिन कैसे जाऊं जमुना के तीर, मेरे पाँव में पड़ी जंजीर। बकवास बंद करो रमजानी, अगर तुमने नौकरी करनी है तो ठीक, वरना छुट्टी कर। कितने दिनों की बेगम साहिबा? छुट्टियों की तनख्वाह भी मिलेगी बेगम साहब। अरे यो जबान दराज, मैं पूछती हूँ तुम दोनों अब तक कहाँ थे? हम दोनों क्वार्टर में थे बीबी जी, और बच्चों का दिल बहला रहे थे। अबे, कौन से बच्चों को? होने वाले बच्चों का। देख लिया ना आपने, सवाल कुछ करो और जवाब कुछ मिलता है। सुन लिया भगवान, करवा दिया ना दलील मेरा खानदान। अब जवाब दो। सवाल तुमसे किया है, जवाब तू देगी, इसलिए जवाब देने में तू लाजवाब है। तौबा तौबा, पहले कोई झूठ बोलता था तो 7 दिन का बुखार चढ़ता था, अब तो 1 घंटे का भी बुखार नहीं चढ़ता। अरे रमजानिया, ये आइटम का जमाना है, अब बुखार कहाँ चढ़ता है, अब तो गुस्सा चढ़ता है, ये सर पर कर्जा चढ़ता है। नीलौट, पहले चांद चढ़ता था, अब इंसान चांद पर चढ़ता है, और ये कमबख्त मेरे सर पर चढ़ती है। हालांकि इसे सूली पर चढ़ना चाहिए। अच्छा रहने दो बातें, और दोनों जाकर बावर्ची खाने में काम करो। चलो। पहले आप। नहीं, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। हाँ, ये तो बात हुई ना।
इन दोनों की बातों पर हंसते हैं, इसीलिए तो इनका हौसला और बढ़ता है। मेरा तो इन मसलों ने नाक में दम कर रखा है। कुछ भी हो बेगम, ईमानदार तो हैं, और आजकल ईमानदार नौकर मिलते ही कहाँ हैं। मंसूर कैसर का नया खत लेकर आ रहे हैं। कैसर इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में आ रहा है। खुदा उसे खैर से लाए। तेरे सब्र की भी इंतहा है बेटी। तूने अपना बच्चा मंसूर के हवाले करने के बाद दोबारा देखा तक नहीं। बस विलायत से आ जाए, एक बार जरूर देखूंगी। बैरिस्टर मंसूर ने जिस खुलूस और शराफत का सबूत दिया है, उसकी मिसाल आज की दुनिया में नहीं मिलती। शुक्र करो मुख्तार ने यह अर्सा जेल में गुजारा, वरना तुम्हारा जीना मुहाल कर देता। पिछले दिनों मैंने भी अखबार में पढ़ा था, मुख्तार जेल से फरार हो गया है। आदाब अर्ज़ बैरिस्टर साहब। तस्लीमात, बहुत दिनों बाद नजर आई हैं। रजिया की खैरियत टेलीफोन पर मालूम कर लेती थी। आज बहुत जी चाहा तो इसे देखने चली आई। आप बैठिए, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो रजिया, अपने कैसर का खत। बैठो भी। प्यारी बेटी, जैसा कि मैंने पिछले खत में लिखा था, इस महीने मेरा रिजल्ट आउट हो रहा है। रिजल्ट देखते ही इस महीने के आखिर में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। और क्या लिखूं, आप बहुत याद आते हैं। काश दादी अम्मा जिंदा होती तो मैं उन्हें भी हर खत में सलाम लिखा करता। नासिर अंकल को मेरा सलाम कहिएगा। देखो शैतान कितना है, नासिर अंकल को मेरे खत में सलाम लिखवाता है और नासिर अंकल की बेटी फौजियों को डायरेक्ट खत लिखता है। उसे प्यार जो करता है। उस दिन नासिर भी हंस रहा था, कह रहा था तुम्हें तो 10 दिन के बाद खत लिखता है। वो फौजिया हर चौथे। हेलो हेलो दरिया, क्या कर रही है? हल्का बुखार है? हाँ, अच्छा मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगा, तुम्हारा बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। हाँ, बहुत बड़े खुशखबर। नहीं वही आकर सुनाओ। मैं समझ गई, जरूर उसके आने की इत्तला है। प्लीज मंसूर जल्दी आ जाओ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। कहाँ की तैयारी है? नासिर, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम बैठो, जब तक मैं वापस आ जाऊँ तुम यहीं इंतजार करना। बैठ रहा हूँ, मगर ये बताओ सरकार को टेलीग्राम मिला? नहीं मिला ये टेलीग्राम। तुम ये कहते हो मैं कैसर का टेलीग्राम देखकर डैडी भी बहुत खुश हुए और फौरन ही अंकल मंसूर को बताने चले गए। तुम्हारे डैडी तो अकल के धनी है, यहाँ टेलीग्राम आया है तो क्या वहाँ नहीं आया होगा? मेरे डैडी को कुछ न कहिए मम्मी, वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्यों नहीं, बेटी की हाँ में हाँ जो मिलाते हैं। मम्मी, अंकल मंसूर भी टेलीग्राम देखकर बहुत खुश हुए होंगे। मंसूर भाई अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और ये उनकी खुशनसीबी है। कहा करते हैं, होश की आंखें खोलकर बाप को देखा है या दादी को, माँ की तो सूरत भी देखना नसीब नहीं। हाँ, बेचारी तो इंग्लैंड ही में फौत हो गई थी। काश आज कैसर की माँ भी जिंदा होती। कहाँ रह गए मंसूर, इतनी देर लगा दी। मंसूर जल्दी आओ ना, अभी तक वहीं बैठे हो। मैं यहाँ बहुत बेचैन हूँ। जी, मंसूर साहब तो जरा काम से गए हैं। आप कौन है, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो हेलो, ये औरत कौन हो सकती है? वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं पहुँचे। कहाँ रह गए थे आप, इतनी देर लगा दी। कहाँ है टेलीग्राम? क्या हो गया तुम्हें रजिया? मैं 5 मिनट में तो पहुंच गया हूँ। ठीक है, किसी ने इंतजार का एक पल भी 1 साल के बराबर होता। चल मेरा जान, मेरा लाल। रजिया, एयरपोर्ट चलो। चलो। हाँ, हो जाए मुलाकात। जवान
जवान बेटे को देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। नहीं मंसूर, नहीं। जिस राज को जवानी भर छुपाए रखा, उस राज को बुढ़ापे में रुसवा नहीं करूंगी। जब उसके बगैर इतने दिन जिंदा रही तो कुछ दिन और सही, थोड़ी सी तो जिंदगी रह गई है, ये भी गुजर जाएगी। आज पूछ लो रजिया। एक काम करोगे मंसूर? क्या? किसी तरह एक बार दूर से उसकी सूरत दिखा दो, मैं उसे वो मुझे न देख पाए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे एयरपोर्ट से लाते हुए थोड़ी देर को यहाँ रुकूंगा। वो गाड़ी में बैठा होगा, तुम यहाँ से झाँक कर उसे देख लेना, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम कितने अच्छे हो मंसूर, कितने अच्छे। हेलो डैडी, जल्दी आइए ना, एयरपोर्ट जाने का वक्त हो रहा है। जी क्या कहा? देर लगेगी? आपको भी आज सदारत करना थी। अच्छा, मैं रमजानी से कैसे टैक्सी मंगवा लूंगी। हाय, मेरी तो फूट गई किस्मत। मैंने तो सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसे रईस से होगी जिसके पास 4-5 बंगले, कुछ 6-7 कारें, कुछ 10-20 नौकर होंगे, पर वाह नहीं मेरी किस्मत। तो किसी स्मगलर से शादी कर ली होती। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मार्शल लगने की वजह से सारे स्मगलर गिरफ्तार हो चुके, वरना तो अरे मैं जब भी बात करने लगती हूँ तू कान में रुई की सोचने लगता है। मेरी बात तो सुन ले। जानते हो मैं किस खानदान की बेटी हूँ? बैजू बाबरा के खानदान की। तेरा दादा बैजू बाबरा का पोता था, तेरा नाना तान सैन की किया करता था, और तेरा चाचा अकबर बादशाह की तोप साफ किया करता था। और मेरे मामू? उसको भी जानता हूँ, मुगलिया खानदान के दौर में बच्चों को अगवा किया करता था। जानते हो मेरे मामू के घोड़ों का अस्तबल कितना बड़ा था? हाँ, स्क्वाड्र जितना तो होगा। हाँ, स्क्वाड्र जितना तो होगा। मुझसे पूछ, मेरे मामू के घोड़ों का अस्तबल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसमें घोड़े का बच्चा चलते चलते जवान हो जाता था, और जवान होकर जब बूढ़ा होने लगता था तो माँ के पास पहुँचने से पहले ही मर जाता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे तक पहुंचने से पहले मर जाएंगे। तू अपने बच्चों को मरता देखकर खुश होती है। संग दिल मार, चली जाए यहाँ से संग दिल मार। अरे जाए तो जाए कहाँ? भाड़ में जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बात का जवाब दे दो। तो फिर तू भी कान खोल कर सुन ले भागवान। मेरे मामू जान के पास इतना लंबा बांस था, इतना लंबा बांस था। बता भला कितना लंबा था? साहब के टेलीविजन की छतरी जितना होगा। तो बाबू की तकलीफ बच्चा होता, जितनी अकल उतनी ही सोता। ये भागवान इतना लंबा था, इतना लंबा था। जब हमारे कस्बे में कभी बारिश नहीं हुआ करती थी तो सब गांव के लोग फरियाद लेकर मेरे मामू जान के पास आया करते थे, खुदा के लिए बारिश का अरेंज करो। तो वो क्या करते थे, उस बांस से बादलों को हिला दिया करते थे। देखते ही देखते जल थल पानी लहर कश्ती चलनी शुरू हो जाती थी। तो तुम यकीन नहीं करोगे कि ये सिंध झेलम दरिया जितने हैं ना, ये चनाब, ये सब मेरे मामू के गाँव से निकलते हैं। चल झूठा कहीं का, कभी इतना लंबा हुआ है? कभी बरेली जाने का इत्तेफाक हुआ है? हुआ है, लेकिन ये तो बता कि तेरा मामू इतना लंबा बांस रखता कहाँ था? तेरे मामू के अस्तबल में। वैसे एक बात सोचनी है, तेरा मामू था बड़ा बदलिहाज। उसने 2 रुपए सालाना किराया रख दिया था उस बांस का। वैसे बुरी बात है, मुझे तो यूं महसूस होता है कि ये दोनों मामू किसी जलील खानदान से ताल्लुक रखते थे, खाना खराब के बच्चे। सुन रही है, आया है बुलावा मुझे जैसा की तरफ से। कराची से प्लेन किस वक्त आ रहा है? 3 बजे। फ्लाइट इंक्वायरीज। हेलो, कराची से जहाज कितने बजे आ रहा है? 3 बजे। ठीक 3 बजे। अब तो 3 जल्दी बजेंगे ना। कितनी देर कराची से प्लेन आनी? आपकी जगह पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, और मैंने आपको हर बार यही कहा है कि ठीक 3 बजे। घड़ी आपके हाथ पर है, जरा टाइम देख लीजिए। अभी तो 18 मिनट है प्लेन आने में। तो आप 18 मिनट इंतजार कर लीजिए। अरे फौजी, तुम भी आ गए? अभी तो 18 मिनट है प्लेन आने। आओ। फ्लाइट इंक्वायरीज। जरा बताइए, कराची का प्लेन पहुंच गया है? 3 बजे पहुंचे। मगर 3 तो बज गए हैं। मोहतरमा, आपकी घड़ी गलत है। 2:45 बजे है।
जरा अपनी घड़ी दुरुस्त कर लीजिए। ये 3 कब बजेंगे? ठीक 3 बजे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। देखते नहीं, खुशी से चेहरा दमक रहा है। उधर से आओ ये जा। कहाँ आ गए डैडी? बेटे यहाँ एक मेरे मौकिल रहते हैं, मैंने आज का उनसे अपॉइंटमेंट किया था। उनसे कहा हूँ कि आज मेरा बेटा आया है, मैं नहीं मिल सकता। तुम यहीं बैठो। जी अच्छा। देख लिया है बेटे को? देख लिया है। माशाअल्लाह। उसके साथ फौजिया बैठी कैसी जोड़ी है? चश्मे बंदूर, बहुत अच्छी जोड़ी है। काश वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता, मैं उससे सर से पाँव तक एक नजर देख तो सकती। तुम घबराओ मत, मैं ऐसा मौका भी तलाश करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, चक्कर देकर आया हूं बरखुरदार को। फौजिया बेटे बोर्ड तो नहीं? नहीं अंकल। समझियो शमिया, क्या है? लानत है तेरी जिंदगी पर। अरे क्या कहा? मेरा कहने का मतलब ये है, कभी तो हंस कर बात कर लिया कर। देखती नहीं फौजिया बीबी, कैसर माँ के वलायत से आने के बाद कितने खुश है। नामुराद उनसे ही कोई सबक सीख ले। अरे मुझे कोई क्या सबक सिखाएगा? मैं खुद दूसरों को सबक सिखा कर छोड़ूं? हाँ
सारे मोहल्ले के बच्चों को तू ही पढ़ाती है। अरे नामुराद, मैं ये कह रहा हूँ जबान को ताला लगा ले और चाबी मुझे दे दे और काम की तरफ तवज्जो ज्यादा दे। इसलिए अनकरीब जज साहब अपनी बेटी की मंगनी बैरिस्टर मंसूर के साहबजादे कैसर में ऐसे कर रहे हैं। आए हाय करते हैं तो करें, मैं अपनी जुबान को ताला क्यों लगाऊं? आए हाय अब जवाब क्यों नहीं देते? तुझे क्या जवाब दूं, तू तो खुद लाजवाब है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कैसर में आने तुम्हारी गजबत लंबी जबान देखी तो वो क्या कहेंगे? अरे मुझे क्या कहेंगे, वो विलायत से वकील बनकर आए हैं, कोई नवाब साहब बनकर तो नहीं आए। तू क्या जाने जाहिर से बच्ची, वो विलायत से बंदे बनकर आए हैं, वकील बनकर आए हैं। मैं तो ये जानता हूँ एक दिन ऐसा आएगा वो अपने बाप से बड़ा वकील बनेगा और जज साहब का दामाद भी। और जानती है जज साहब बैरिस्टर साहब कब से दोस्त हैं? जब जज साहब नहीं थे, वकील थे। हाँ जानती हूँ, फौजिया बीवी भी कैसर मियाँ से बचपन से प्यार करती है। और तू मुझसे बुढ़ापे में प्यार करेगी? अरे हाय कर तो रही हूँ। मेरा खाना खराब, चल उठ यहाँ से, जाकर वास कर लेकर आ जा, दफा हो जाए यहाँ से। ला रही हूँ, जल्दी कर। मेरे मालिक इस मेरठ की कैंची को उठा ले, लेकिन नहीं, मेरे होने वाले बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। क्या बताऊं, कैसर को देखते ही मेरा रुआ खुशी से झूम उठा कि चाहता था उसे गले से लगा लूं, उसकी बलाएं ले लूं, जान से कुर्बान हो जाऊं अपने लाल पे से। मुझे भी बुलवा लिया होता बेटी, मैं भी उसे छुपकर एक नजर देख लेती। उसके साथ जज साहब की वो लड़की भी थी जिससे उसका रिश्ता हो रहा है। अच्छा, लड़की कैसी है? अल्लाह रखे बहुत खूबसूरत है, चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। अरे ये क्या, आज अंकल की सीट संभाल ली है? हाँ फौजिया, भाई वो क्या बताऊँ, दिल्ली में आज ड्यूटी लगा रही थी, कुछ नोट्स निकाल। कितनी देर लगी थी? हाँ ये तो बताओ, तुम्हारे शो की रिहर्सलें मुकम्मल हो गई? रिहर्सलें तो मुकम्मल हो गई, मगर डैडी नहीं चाहते कि मैं किसी वैरायटी प्रोग्राम में हिस्सा लूं। अंकल को एतराज तो नहीं होना चाहिए, ये शो तो माजूरों और आबादियों की इमदाद के लिए किया जा रहा है। ऐसा तुम भी आओगे ना उस शो में? पहले तुम्हारी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई और अब अपने अच्छे किरदार की बिना पर 3 साल पहले ही रिहाई पा रही है। जाओ और अपनी बकाया जिंदगी नेक कामों में गुजार। हाय अल्लाह, वो मुआ रमजानी अभी तक नहीं आया। कहता था तू चल और मैं आ रहा हूँ। अगर 1 घंटे तक मेरी जुबान इसी तरह बंद रही तो मेरी जुबान को तो जंग लग जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। लो, खट्टी डकार भी आ गई। खट्टी डकार? अरे बेगम, मैं तो बड़ी स्वीट हार्ट किस्म के डकार हूँ। यकीन करो, ये देसी घी से मिठाइयाँ बनाने वाले तमाम हलवाइयों ने मेरी ही डिगारों का ठेका ले रखा है। और तो और ये फिल्मों की एक्ट्रेस थी ना शीरी, ये मेरी ही डिगारों के रिदम पर छलांगे लगाया करती थी। अरे खुद ही टट्टर किए जाएगा, ये मुझे भी कुछ बोलने देगा? बिस्मिल्लाह, आप भी कसम फाड़िए। अरे भगवान, मुझसे ये तो पूछ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो? हाथ तो तुम्हारे खाली है। पाँव तो खाली नहीं, गुस्सा मत कर, ले पकड़ केला खा ले। अरे क्या खा केले खाओ? केले तो थे मेरे दादा के बाग के, कितना बड़ा बाग, इतना बड़ा। हाँ, वो केलों की सड़क भी तेरे दादा ने बनवाई थी। क्या बाग कर रही है, गौर से सुन। ये शालामार बाग मेरे नाना का बाग था, ये बादामी बाग मेरे दादा हुजूर का बाग था। ये यादगार पाकिस्तान तो आज बन रही है इसी जगह पे। मेरे दादा हुजूर 4 पे बिछाकर हुक्का पिया करते थे, धुआं शाहबाग तक जाया करता था। वो 7 बुड्ढा दरिया है ना, वहाँ से मेरे दादा हुजूर खग्गे पकड़ा करते थे। तू मली मच्छी मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई है? क्या कहा? बस कुछ नहीं, ये लेके लेखा। और सुन, जैसा की बेटी की मंगनी होने वाली है, बस तू ये समझ ले कि 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। शाबाश, किसी हलवाई की बच्ची। और हाँ, एक बात और है, अपने जज साहब के यहाँ एक बूढ़ी नई मुलाजमा आई है। हमारे हिस्से पर उसका भी कुछ हक है, इसलिए वो हमसे काम भी तो ज्यादा करती है। बड़ी जी, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे वारिस कौन थे, कोई आगे पीछे है भी या नहीं? बेगम साहबा, बता तो चुकी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अब आपने सच पाने को सहारा दिया है तो सारी जिंदगी यही गुजार दूंगी। आज जी भर के अपने बेटे को देख लो रही, मैंने उसे बुलाया है, फौजिया भी उसके साथ बाई बात में बैठी, लेकिन जज्बात पे काबू रखो। हाँ, तो
मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे मुकदमे बहुत कम लेता हूँ जिनमें मौके की शहादतें कमजोर हो, और चूंकि ये कत्ल। हाँ बेटे कैसा? हाँ कैसी है फौजिया? अच्छी हूँ अंकल। बैठ बैठ। डैडी आपने मुझे बुलाया? हाँ 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 बेटा, मैंने बुलाया था तुम्हें। वो तुम कहीं बाहर जा रहे थे? जी नहीं डैडी, वो फौजिया कह रही थी जरा। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तुम मुझसे किसी अपने केस के सिलसिले में मशवरा लेना चाहती थी ना? डैडी वो तो बहुत लंबा केस है और फिर आपके पास तो वक्त भी नहीं है गालिबन। नहीं बेटे, मुझे तो फुर्सत है, और जो तुम जब चाहो। अच्छा बैरिस्टर साहब, तकलीफ की माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कभी आपके केस पे गौर करूँ। हेलो मास्टर। हेलो अंकल। ये सितारा भाई यहाँ कैसे आई? सितारा भाई? सितारा भाई? तो क्या ये तवाइफ थी अंकल? हाँ बेटे, मंसूर सितारा भाई को फौजिया की पहली सालगिरह में देखा था या फिर आज देखा है? सितारा भाई? कौन सितारा भाई? अरे भाई, क्या ये सितारा भाई नहीं थी? नहीं 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 नहीं, तो गलतफहमी हुई है। ये तो बहुत ही नेक और शरीफ खातून। हाँ अंकल, वो तो सूरत ही से नेक मालूम हो रही थी। कितना नूर बरस रहा था उसके चेहरे पर। नासिर वो, अरे भाई तुम तो न जाने कहाँ खोए रहते हो। मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि हम दोनों के दोस्त तो कंबाइन हैं, सबकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए ताकि उनको मंगनी का तकसीम कर दिया जाए। हाँ, लिस्ट मैंने बनवा ली है, वो एक नजर देख लो, हो सकता है मुझसे कोई नाम रहे। तुम कहाँ चले? मशवरा नहीं लेना? डैडी वो अच्छा अच्छा, चलो बहुत प्यार है एक दूसरे से। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। कैसे तुम मुझे वलायत में कितना याद करते थे? मेरे हुदूद की फाइल देख लो, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। खतों से क्या अंदाजा होता है? वो तो तुम मेरा दिल बहलाने के लिए लिखते थे। दिल तुम्हें अपना तुम्हारी याद से बहलाया करता था। यादें मोहब्बत का कितना बड़ा सरमाया होती हैं फौजिया। मेरे डैडी को देखो, मेरी अम्मी की मौत के बाद से अब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कल कैसर की मंगनी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी की दूसरी बड़ी खुशी भी पूरी हो। मंसूर, क्या ये मुमकिन नहीं? मैं कैसर की मंगनी की रस्म अपनी आंखों से देख सकूं? हाँ, क्यों नहीं? तुम चाहो तो चलो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह का बंदोबस्त कर दूंगा जहाँ से तुम सबको देख सको, तुम्हें कोई न देखे। सच? हाँ चलो। फिर तो जरूर चलूंगी। जब मैं अपने दादा के घर थी तो सुबह से लेकर शाम तक हजारों नेमते खाया करती थी, मगर यहाँ तो पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। पेट नहीं भरा? नहीं। तो फिर थोड़ा सा चित्तल कबाब खा ले। आए हाय, पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगी तो जान कैसे बनेगी? समिया, घर में तंदूर लगवा दो, सुबह से लेकर शाम तक रोटियां पका पका कर खिलाया करूंगा, फिर तो खुश है ना? अरे तू क्या जानता है मेरे नाना के घर के आंगन में। मत छोड़िए नाना और दादा के किस्सों को, चुपचाप अपना दो दस भर मर। अरे दोस्त की, तू क्या जानता है मेरे नाना के आंगन में 500 तंदूर थे जो सुबह से लेकर शाम तक गर्म रहा करते थे। और तुम्हारी नानी सारे शहर की रोटियां पकाया करती थी, और पकाते पकाते हर आटे में से सब पेड़ा चुराकर तुम्हारे दादा मरहूम के लिए पराठे बनाया करती थी। अरे क्या कहा? नहीं, आ गया गुस्सा, बदल गए तेवर सबके जाम। हाय अल्लाह, तूने तो सारा गुस्सा ही बर्बाद कर दिया। मैं तो तेरे सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। नहीं, गुस्सा नहीं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी हाँ, मैंने आपका केस तो देख लिया है, 2-4 दिन बाद आपसे डिस्कस करूंगा। जी हाँ, बस रही कैसर मियाँ की मंगनी से फारिग हो जाऊं, उसके बाद। मंगनी का कार्ड तो आपको मिल गया है ना? जी, जरूर तशरीफ लाइएगा, मैं मुंतज़िर रहूंगा। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्यों आए? मैं भी एक मुकदमा लेकर आपके पास आया हूँ। कैसा मुकदमा?
एक बहुत बड़े बैरिस्टर ने मेरी बीवी और बेटे पर कब्जा जमा रखा है। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं कि मैं अदालत का दरवाजा खटखटा सकूं? अदालत के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले। दफा हो जाओ यहां से। तुमने मेरे दफ्तर में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? अगर आइंदा कभी इधर का रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ डालूं। चला जाता हूं बैरिस्टर साहब, नाराज क्यों होती है? पर जिंदगी में कभी न कभी तो आपसे मुलाकात जरूर होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस मुकदमे में मैं आप ही को वकील रखूं। मैं कहता हूं निकल जाओ। रजिया को मुख्तार के बारे में कुछ ना बताओ, वरना वो गरीब बेटे की मंगनी की खुशी भी खो बैठेगी। उसे ना बताओ। मिस्टर कैसर, अपनी मंगनी की खुशी में आज कोई गाना भी तो सुनाओ। जी, गाना और मैं? अरे साहब, मुझे गाना कहाँ आता है? ज्यादा तकल्लुफ से काम मत लीजिए कैसर साहब, आज आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। अगर आपने गाना ना सुनाया तो मैं डांस नहीं करूंगी। अच्छा साहब, अगर आप लोग बज़िद हैं तो फिर मैं सुनाई देता हूँ। चलिए तशरीफ रखिए। जी हाँ, बैठिए। अरे मंसूर साहब कहाँ चले गए? तुम कितने अजीब इंसान, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हिम्मत से काम न रजिए। हाँ, मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें छोड़। ना सलाम, ना अदाब, ना खुशामदीद। मैं तो समझा था बैरिस्टर साहब ने तुम्हें कुछ अदब अदाब सिखा दिए होंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वही पुराना सवाल। अरे मैं पूछता हूँ कि शौहर को बीवी के कमरे में आने से कौन रोक सकता है? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? दरबान की मुट्ठी गर्म कर दी, इजाजत मिल गई। कोई और सवाल? मैं पूछती हूँ यहाँ किस लिए आए हो? जुआ खेलने। हालात जीत का यकीन दिला रहे हैं, सोचा एक बड़ा दाव और लगा दे। कहो, अपने बेटे की मंगनी पे ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया दे सकती हो? वैसे मेरा मुतालबा सिर्फ 20,000 का है। तुझे देने के लिए मेरे पास 20 पैसे भी नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारे पास सब कुछ है। आखिर इतने बड़े बैरिस्टर की दाश्ता हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगी। धक्के देकर निकलवा दोगी तो मेरा क्या जाएगा? मैं अपने बेटे के पास चला जाऊंगा और उसे जाकर कहूंगा, बेटे कुछ तो अपने बाप का ख्याल कर। तेरी माँ की जिंदगी तो बैरिस्टर साहब के सहारे गुजर गई, लेकिन मेरा सहारा। तू मेरे बेटे के पास गया, तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अब तू मेरे बेटे की जिंदगी में जहर खोल देना चाहता है। जरूरत के हाथों मजबूर। तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं उसकी जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगा। वरना मैंने तो यह भी सोच रखा है कि तुम्हारी होने वाली बहू से जाकर मिलूं और उसे ये कहूं कि कभी अपनी सास सितारा बाई को जाकर सलाम तो कराओ। वो लाख तो आए सही, लेकिन है तो तुम्हारी सास। मैं अभी तुम्हारी जरूरत पूरी कर देती हूँ। किसी ने सच कहा है, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। सितारा बाई ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। ये तो वही बात है जो उसने डैडी से मिलने आई। ये तो उसी सितारा बाई की तस्वीर है जिसके मुतालिक एक शरीफ औरत है।
शक्ल सूरत से तो वो शरीफ ही दिखाई देती थी, मगर अंकल ने झूठ क्यों बोला था? यही तो मैं सोच रहा, फिर वो मंसूर के पास आई क्यों थी? अगर मैं उसे हलाक न करती तो मेरे बेटे की खुशियां, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत खाक में मिल जाती, उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। और अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे ये तो इत्मीनान होगा कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल हर आफत से महफूज हो गया है। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी काबिलियत सर्व कर दूंगा, लेकिन परेशानी है तो सिर्फ इस बात की कि फैसल अदालत में इफ्तिगासा की तरफ से सरकारी वकील की हैसियत से पेश होगा। यानी बेटा अपनी मां को मुजरिम साबित करके उसकी मौत का सामान मुहैया करेगा। ये तो और भी खुशी की बात है मंसूर, मरने से पहले अपनी आंखों से ये तो देख लूंगी कि मेरा बेटा कितना काबिल है। अगर न तुम जैसे काबिल बैरिस्टर को शिकस्त दे दी तो मुझे कितनी खुशी होगी, कितना नाम होगा उसका। मेरी मौत उसके मुस्तकबिल को रोशन कर देगी। इस वक्त कानून और इंसाफ के सामने जुर्म और गुनाह की एक मुजस्सम तस्वीर खड़ी है। मुल्जिमा सितारा बाई एक नामी तवाइफ है और तवाइफ का वजूद माशरे के लिए रिश्ते हुए नासूर की हैसियत रखता है। मुझे एतराज है योर ऑनर। वजाहत कीजिए। योर ऑनर, इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान नौजवान वकील इस्तिगासा ने मेरी शरीफ मुवक्किला को बार बार तवाइफ कहकर उसकी शराफत और पाकीज़गी को गाली दी है। मेरी मुवक्किला एक शरीफ खानदान की बेटी है, उसकी रगों में एक शरीफ बाप का खून दौड़ रहा है। अगर हालात से मजबूर होकर वो कुछ अर्से के लिए यह पेशा इख्तियार कर लेती है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि उसकी पेशानी पर हमेशा के लिए तवाइफ होने की मोहर लगा दी जाए। योर ऑनर, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ और कानून का तकाजा यह है कि मुल्जिमा पर जुर्म आयद करने से पहले उस पस मंजर और उन जज्बात को भी मद्देनजर रखा जाए जिनके तहत मुल्जिमा से यह जुर्म सरजद हुआ। कानून को पस मंजर से कोई वास्ता नहीं होता, इंसाफ का ताल्लुक जज्बात और मजबूरियों से नहीं होता, इसका दारोमदार सिर्फ सही शहादतों पर होता है। गोया नौजवान वकील इस्तिगासा ये साबित करना चाहते हैं योर ऑनर कि कानून और इंसाफ सिर्फ जाहिरी शहादतों का खिलौना है, लेकिन मैं नहीं मानता योर ऑनर। मैं नहीं समझता कि कानून और इंसाफ इतना बेबस भी हो सकता है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि मेरी मुवक्किला के मुतालिक तवाइफ का लफ्ज़ मिस्र से खारिज किया जाए। योर ऑनर, चोर को चोर और तवाइफ को तवाइफ कहने में कोई हर्ज नहीं। मुल्जिमा मुस्तकिल तौर पर न सही कुछ अरसे के लिए तो बाजारी औरत होने की सनद रखती है, इसलिए कि आर्ट कोठे पर पहुंचकर आर्ट नहीं रहता, दिखने वाली जिन्स बन जाता है। मैं कहता हूं आर्ट दो जगह दिखता है। कोठी में नाचने वाली औरत अपने फन की कीमत दादो तहसीन की सूरत में हासिल करती है और कोठे पर नाचने वाली औरत अपने फन की कीमत नोटों की शक्ल में हासिल करती है। योर ऑनर, फाजिल वकील सफाई के कौल के मुताबिक बेशक किसी बाजारी औरत को देखने का मुझे जाती तजर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े जबानी तवाइफ से मुताल्लिक ऐसी कहानियां मैंने भी सुनी हैं। एक शरीफ आदमी जिसकी शराफत और पारसाई की कस्में खाई जाती है, वो अपनी शराफत और पारसाई तवाइफ के कदमों में ढेर कर देता है। उसे ना अपनी इज्जत का ख्याल रहता है और ना अपनी अजमत का। योर ऑनर, बुराई हर रंग में बुराई है, गुनाह हर मकाम का है, चाहे वो कोठी में हो चाहे कोठे पर। योर ऑनर, मैं नौजवान वकील इस्तिगासा से उनके नजरिए की रोशनी में उनसे चंद सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। क्या आज से चंद माह तक 2 सितंबर की शब को आर्ट सोसाइटी की तरफ से कोई वैरायटी प्रोग्राम स्टेज किया गया था? किया गया था। क्या उस महज़्ज़ब तकरीब में
आला सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ हज़रात शरीक हुए थे? जी हाँ। इस प्रोग्राम में स्टेज पर रक्स और सुरूद का मुजाहिरा किसने किया था? डैडी! मैं इस वक्त डैडी नहीं, वकील सफाई, और तुम इस वक्त बेटे नहीं, वकील इस्तिगासा। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब मुझे और मेरे साथ अदालत को बताओ कि इन हालात में तुम्हारी मंगेतर, जो मेरी बेटी भी है, उसमें और मेरी मुवक्किला में क्या फर्क है, क्या है जिसे तुम ताइफ के नाम से पुकारते हो? ऑर्डर। लेकिन मेरी मंगेतर ने तो माजूरों और अपाहजों की इमदाद के लिए उस शो में हिस्सा लिया था। मैं तस्लीम करता, लेकिन जिस तरह तुम्हारी मंगेतर यानी मेरी बेटी ने माजूर और अपाहज लोगों की इमदाद के लिए उस शो में हिस्सा लिया, उसी तरह मेरी मुवक्किला ने अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए गाने का पेशा इख्तियार किया। तवाइफ का रूप इसने इसलिए धारा कि वो शरीफ माशरा जिसने इसे बाजार में ला खड़ा किया था, इसके बगैर इसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। हालांकि माजूर और अपाहज लोगों से ज्यादा तवज्जो की मुस्तहिक यह थी। योर ऑनर, नाचने और गाने की कीमत दोनों ने वसूल की, एक ने फन के नाम पर और दूसरे ने तवाइफ के नाम पर। ये आह और वाह का खेल है मेरे अजीज। मेरी मुवक्किला गाने के बाद ठंडी आहें भरती थी और माजूर और अपाहज लोगों की इमदाद के लिए शो में हिस्सा लेने वाली शरीफ लड़की वाह वाह के नारों से तिझोलियां भरती थी। मैं नहीं चाहती मेरी जान बचाने के लिए किसी शरीफ लड़की को ज़ेरे बहस लाया है। योर ऑनर, मैं फाजिल वकील सफाई की इस जाती बहस के खिलाफ जज्बात की पूरी शिद्दत के साथ एहतजाज करता हूं। गैर जरूरी बहस इस मुकदमे की कार्रवाई को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। मुकदमे के असल असबाब पर बहस की जाए। योर ऑनर, मुल्जिमा ने अपने बयान में कहा है कि उसका शौहर उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। सवाल यह पैदा होता है कि वो बेटा जिसकी खातिर मुल्जिमा ने इतना बड़ा जुर्म किया कौन है और कहां है? योर ऑनर, ये गैर मुताल्लिका सवाल है। योर ऑनर, यह सवाल ही मुकदमे की असल बुनियाद है। फाजिल वकील सफाई ने अभी अपने बयान में कहा है कि कानून को छानबीन करनी चाहिए कि कत्ल के असल असबाब क्या थे, और मैं कहूं कि वो बेटा ये कत्ल का असल सबब है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुल्जिमा के बेटे को अदालत में तलब किया जाए। मिस्टर मंसूर, मुल्जिमा के बेटे को अदालत में पेश किया। हाँ, कातिला की हैसियत से मुजरिमों के कटहरे में खड़ी हो और अदालत में आने के बाद उस बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी जिसकी खातिर मां ने जान की बाजी महज इसलिए लगा दी कि वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की इज्जत पर कोई आंच आए और किसी को ये मौका मिले कि वो उसके बेटे को तवाइफ का बेटा कहकर पुकारे। योर ऑनर, मैं ये समझता हूं कि मुल्जिमा का कोई बेटा ही नहीं है और ना वो किसी की मां है, बल्कि मैं इस अदालत को मुतासिर करने के लिए ये एक फर्जी दास्तान तैयार की गई है। योर ऑनर, इस मुकदमे की एक अहम गवाह बेगम पारा अपने बयान में ये साबित कर चुकी है कि मेरी मुवक्किला एक बेटे की मां है और वो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ था जब मेरी मुवक्किला रहती थी। लेकिन जब बेगम पारा से सवाल किया गया कि वो बच्चा कहां है, तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वो एक शरीफ आदमी के यहां पलकर जवान हुआ है। मगर बेगम पारा से जब उस शरीफ आदमी का नाम पूछा गया तो उसने नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। योर ऑनर, इससे यह नजरिया क्यों ना कायम कर लिया जाए कि बेटे की तरह उस शरीफ आदमी का भी कोई वजूद नहीं। मिस्टर मंसूर, क्या आप मुल्जिमा बेटे को अदालत में पेश कर सकते हैं? क्या बात है, आप लोग गए थे? हाँ बेटे, उसी सितारा बाई का जिक्र हो रहा था। सच पूछो तो इस मुकदमे में मुझे तुम्हारे डैडी का किरदार भी कुछ मशकूक नजर आने लगा है। जी, क्या मतलब? क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि तुम्हारे डैडी उस बाजारी औरत के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जी अंकल, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। जब से डैडी ने ये केस हाथ में लिया है, कुछ खोए खोए से और गुमसुम रहते हैं। अजीब सी हालत हो गई है उनकी, खाने पीने तक का होश नहीं है उन्हें। कैसर, तुम अंकल से पूछो तो सही, आखिर उनकी जात को इस मुकदमे से क्या दिलचस्पी है? तुम्हें याद है कैसर, एक दिन सितारा बाई उनके दफ्तर में आई थी? जी हाँ, और डैडी ने कहा था कि वो एक शरीफ और खानदानी औरत है।
और मेरा ख्याल है उस रोज टेलीफोन भी सितारा बाई ही का था। कौन से टेलीफोन अंकल? मैं तुम्हारे डैडी के ऑफिस में बैठा था कि किसी औरत का टेलीफोन आया। मैंने रिसीवर उठाया। वो कह रही थी, मंसूर तुम अभी तक नहीं पहुंचे, जल्दी आओ। सर, क्या ये सब बातें काबिल गौर नहीं? बरसों पुरानी एक और बात। सितारा बाई को फौजिया की पहली सालगिरह में बुलाया तो मंसूर और सितारा के जज्बात से जाहिर होता था कि दोनों एक दूसरे से आशना है। लेकिन मैंने जब मंसूर से सवाल किया तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं सितारा बाई को नहीं जानता। जी हाँ अंकल, ऐसे बीसियों सवालात मेरे जहन में भी खटक रहे हैं। अब बेअदब की वजह से मैं अब तक तो खामोश था, लेकिन अब मैं डैडी से सब कुछ मालूम करके रखूंगा। डैडी, क्या बात है बेटे? आप रात भर नहीं सोए? हाँ, एक केस की तैयारी कर रहे हैं, सितारा बाई की मुकदमे। इस सिलसिले में मुझे आपसे तो एक बात करनी थी। अदालत की बातें अदालत ही में अच्छी लगती है बेटे। अदालत में तो कानूनी बातें होती हैं डैडी, और मेरी बातें महज अखलाकी ज़ाबतों से ताल्लुक रखती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? डैडी, आपने जिंदगी भर बड़े से बड़ा मुकदमा लड़ा और मुश्किल से मुश्किल मुकदमा जीता, लेकिन मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना इस मुकदमे में देख रहा। गुस्ताखी माफ, इस मुकदमे में आपका किरदार एक वकील का किरदार नहीं रहा, बल्कि आप खुद इस मुकदमे के एक अहम किरदार बन गए, और ये किरदार दुनिया की नजरों में बहुत मशकूक है। मैं अपने फर्ज की अदायगी को अपना ईमान समझता हूँ। कैसा दुनिया क्या कहेगी मैं ही कभी नहीं सोचता, लेकिन आज हर किसी की जबान पर यही सवाल है कि सितारा बाई के मुकदमे से बैरिस्टर मंसूर की इतनी गहरी दिलचस्पी क्या मानी रखती है। और मैं खुद भी आपसे यही पूछता हूँ डैडी कि उस बाजारी नीच और आवारा औरत से आपका क्या बहस है? मेरा वही वास्ता है जो अखलाकी ज़ाब्ते के रूप से एक इंसान का दूसरे इंसान से हो सकता है। उसका किरदार किसी अखलाकी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है। कोई शरीफ आदमी ऐसी जलील औरत से अखलाक के नाम पर कोई वास्ता नहीं रख सकता। एक बाजारी और फाहिशा औरत नहीं है, वो माशरे की सताई हुई एक मजलूम औरत है। कैसा उसका किरदार बेदाग है। माफ कीजिएगा डैडी, आपकी चंद फिक्रे माशरे को कायल करने के लिए काफी नहीं है। मैं खुद माशरे का नुमाइंदा बनकर आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपका सितारा बाई के घर आना जाना नहीं था? क्या जब आप मुझे हवाई अड्डे से लेकर वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में उसके बंगले पर नहीं रुके? और क्या वो बंदा आपने खुद उसे लेकर रहने के लिए नहीं दिया था? क्या वो आपसे मिलने के लिए पसंद नहीं आई थी? क्या आपने अंकल नासिर से ये नहीं कहा था कि उससे माशा बताए, क्या वो मर्द किसी बीवी का शौहर कहलाने का मुस्तहिक है जो अपनी बीवी को जुए के दांव पर डालते? तुम्हारे माशरे के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए कि माशरा हकीकत की तलखियों से मुंह मोड़ लेने का आदी। तुम्हारे माशरे के ठेकेदार नहीं जानते कि वो कितनी मजलूम, कितनी दुखिया और कितनी काबिल रहम औरत है। उसने अपने बेटे को एक अजीम इंसान बनाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, वो कुर्बानी जो शायद दुनिया की दूसरी मां न दे सके। और इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा ऐसा कि दुनिया वालों के साथ मिलकर आज उसका अपना खून भी उसे तवारीख के नाम से पुकार रहा है। उसका अपना बेटा भी उसकी जान का दुश्मन है। मगर वो कमबख्त बेटा है कौन जो तवारीख के पेट से जन्म लेकर माशरे के लिए एक जीती जाती काली बन गया है? तो बेटा तुम तुम उसके बेटे हो और वो तुम्हारी माँ है। तवारीख का बेटा नहीं हो सकता। तेरी मां मर चुकी है। खुदा के लिए कह रही है कि मेरी उसका बेटा नहीं हूं। मैं हकीकत को नहीं झुटला सकता बेटे।
तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारी मां है। बेटे, तुम मर्द होते हुए इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन देखो, उसने औरत होते हुए भी इन्हीं तलखियों के साए में अपनी सारी जवानी गुजार दी। उसे तेरा मुस्तकबिल बहुत अजीज है कैसर का। वो मर जाएगी लेकिन अपनी जबान पर अपने बेटे का नाम नहीं आने देगी। कल मुझसे अदालत में अपनी मां की पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद फैसला करना कैसर कि वो एक तवाइफ है या एक अजीम और काबिल एहतराम मां है। योर ऑनर, ये थी इस अजीम औरत की दर्दनाक कहानी जो मैंने पूरी तफसील के साथ इस भरी अदालत में हर्फ बहर्फ बयान कर दी है। क्या ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद भी मुअज़्ज़िज़ अदालत ये मुतालबा करेगी कि इस बदनसीब मां के उस खुश नसीब बेटे को अदालत में हाजिर किया जाए जिसके लिए माशरे की सताई हुई इस अजीम औरत ने अजीम कुर्बानियां दी है? योर ऑनर, अब ये सोचना भी अदालत ही का काम है कि बेटे पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाली मां जब अपने बेटे की इज्जत और विकार को खतरे में देखेगी तो वह हंगामी और फौरी इश्तिहार के तहत क्या कुछ न कर गुजरेगी। योर ऑनर, मैं बहस को खत्म करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुल्जिमा के बेटे को अदालत में हाजिरी के लिए मजबूर न करे। थैंक यू सर। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, अदालत मजबूर करे या ना करे, लेकिन इस मजलूम मां की पूरी कहानी सुनने के बाद बेटे का ज़मीर उसे सामने आ जाने पर मजबूर कर देगा। वो यकीनन अपनी इस बदनसीबी पर आंसू बहाएगा कि वो इतना अरसा अपनी इस अजीम मां से जुदा क्यों रहा। योर ऑनर, मैंने खुद मुतालबा किया था कि उस बेटे को अदालत में पेश किया जाए जिसका वजूद इस मुकदमे का बायस बना, लेकिन फाजिल वकील सफाई ने बेटे को सिर्फ इसलिए सामने नहीं आने दिया कि मां के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। योर ऑनर, बेटे की इज्जत पर कुर्बान होने वाली मां ये नहीं चाहती कि उसके बेटे को अदालत में लाया जाए। मां ये समझती है कि उसका बेटा अगर अदालत में पेश हुआ तो उसको तवाइफ का बेटा समझा जाएगा, जिससे उसके सारा विकार खाक में मिल जाएगा और उसकी इज्जत पर हरफ आ जाएगा। लेकिन अपनी मां के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो बेटा इस भरी अदालत के सामने, सारी दुनिया के सामने तान कर ये बात कहने में फख्र महसूस करता है कि वो बेटा मैं हूं, तुम्हारा बेटा मैं हूं। मेरा पूरा ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर कैसर, आप आइंदा इस तगासे की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे। मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कैसर मंसूर का नहीं, सितारा का बेटा है। तो क्या इन हालात में हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम फौजिया की शादी कैसर के साथ कर दें? सवाल का जवाब अंकल से नहीं मुझसे पूछिए। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी हकीकत वाज़ेह हो जाने के बाद अब मैं उस माशरे का फर्द नहीं रहा जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर एक तरफ सारी दुनिया हो और दूसरी तरफ मेरी मां, तो खुदा की कसम मैं सारी दुनिया को छोड़कर अपनी मां के कदमों में झुक जाऊंगा। कैसर बेटे,
तुम्हारी माँ की दास्तान सुनने के बाद उसके वजूद से नफरत करना इंसानियत की तौहीन है। तुम उस माँ के बेटे हो जिसका मिसाली किरदार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। उस माँ के बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए मैं सारे माशरे की मुखालिफत मोल लेने के लिए तैयार। बैठो कैसर बेटे। फौजिया बड़ी दी से कहो चाय बना ला। अच्छा अम्मी। डैडी कैसर की अम्मी रहा हो जाएंगी ना? इस सवाल का जवाब मैं घर की चार दीवारी में नहीं दे सकता बेटी। ये सवाल कानून और इंसाफ से ताल्लुक रखता है और कानून के फैसले जज्बाती नहीं होते। जुर्म और सजा के फैसले वाकयात और शहादतों की रोशनी में किए जाते हैं। मेरी मुवक्किला का मुकदमा आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अब जबकि इसकी किस्मत का फैसला बहुत नजदीक है, मैं अदालत आलिया की तवज्जो एक ऐसे पॉइंट की तरफ मबदूल कराना चाहता हूं जिसकी तरफ इब्तिदाई रिपोर्ट से लेकर आज तक किसी खास मरहले पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि इस पॉइंट का इस मुकदमे से गहरा ताल्लुक है और इसी पॉइंट पर मेरी मुवक्किला के मुस्तकबिल का दारोमदार मैं इसे बयान करना चाहता हूं। योर ऑनर, गवाहों के बयानात और मुलजिमा के इकबाल जुर्म के बाद मजीद किसी पॉइंट पर तवज्जो देना बेकार है। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला के इतराफ जुर्म ही की वजह से इस पॉइंट पर आज तक कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि इतराफ जुर्म ये साबित नहीं करता कि उस शख्स ने जुर्म किया। अगर मेरे मौजूद वकील इस्तिगासा ये ऐलान कर दें कि इन्होंने किसी को कत्ल किया है तो क्या अदालत आलिया बगैर किसी तहकीक के इनके साथ जमायत कर देगी? योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द जुरी, मैं अदालत आलिया की तवज्जो इस पिस्तौल की तरफ मबदूल कराना चाहता हूं। इस्तिगासा के बयान के मुताबिक मुलजिमा ने मुख्तार को इस पिस्तौल से हलाक किया। यह 25 बोर का पिस्तौल है जिसकी मैगजीन में 5 गोलियां आती है। इस्तिगासा के बयान में कहा गया है कि मुलजिमा ने मुख्तार पर 5 गोलियां चलाई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत सिर्फ 1 गोली से वाकई हुई है और बाकी गोलियों का निशाना खत्म गया। नीज जिस गोली से मकतूल की मौत वाकई हुई है वो गोली उसकी पीठ पर लगी है, जबकि इस्तिगासा और पुलिस ने अपने बयान में खुद कहा है कि जिस वक्त मुलजिमा ने मकतूल पर गोली चलाई उस वक्त मकतूल मुलजिमा के सामने खड़ा था। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 गोलियां कमरे की दीवार पर लगी और उसी कमरे से बरामद कर ली गई। सवाल यह है कि मुलजिमा के पिस्तौल से चलाई हुई 5 गोलियां पुलिस ने उस कमरे की दीवार से बरामद कर ली, तो वो गोली जो मकतूल की पीठ पर लगी है और जिससे उसकी मौत वाकई हुई है वो गोली किसने चलाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली मकतूल की पीठ पे लगी है और पुलिस रिपोर्ट भी यही साबित करती है। लेकिन जाए वकूआ का नक्शा देखने के बाद यह अंदाजा होता है कि जिस वक्त मुलजिमा ने मकतूल पर गोली चलाई उस वक्त मकतूल मुलजिमा के सामने खड़ा था। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो छठी गोली जो मकतूल की पीठ पर लगी, क्या वो छठी गोली भी मुलजिमा के पिस्तौल से चलाई गई? अगर नहीं तो वो छठी गोली किसने चलाई? वो छठी गोली मैंने चलाई थी। मुख्तार को मैंने कत्ल किया है। मुझे बयान देने की इजाजत दीजिए। इस औरत को हिरासत में ले लिया जाए। आलिजा, उम्र कैद की सजा भुगतने के बाद मैंने मुख्तार से इंतकाम लेने का तहैया कर लिया था। मैं बरसों उसकी तलाश में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वो न मिल सका। उस रात जब रज़िया के बेटे कैसर की मंगनी की तकरीब मनाई जा रही थी,
कि अचानक मेरी नजर मुख्तार पर पड़ी। मैंने देखा वो किसी खतरनाक इरादे से वहां आया हुआ था। मैंने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया और उसका पीछा करते करते रसिया के मकान तक जा पहुंची। वो दरबान को जेब से नोट निकाल कर दे रहा था। मैं उन दोनों की नजर बचाकर अंदर की तरफ चली गई और हाथ लगाकर मुख्तार की हरकतों का जायजा लेने लगी। और फिर वो वक्त आ गया जब मुख्तार ने रजिया को उसके बेटे की इज्जत बर्बाद करने की धमकी दी, तो रजिया ने अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए उस पर अंधाधुंध गोली चलाई। लेकिन मैंने देखा रजिया की सारी गोलियां खत्म जा रही है। मैंने फौरन अपना पिस्तौल चलाया। मेरी एक ही गोली लगने से मुख्तार जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और इस तरह मैंने मुख्तार की जान लेकर अपने इंतकाम की आग बुझा ली। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मेरा कलेजा। मेरी रजिया बेगुनाह है। कातिल मैं हूं। कत्ल मैंने किया है। मुल्जिमा के बयान की रोशनी में मुकम्मल तहकीकात की जाए। वाक़यात और शहादतों से ये बात पाया सबूत को पहुंची है कि मकतूल मुख्तार बदकिरदार, सजा याफ्ता आदि मुजरिम और जेल से भागा हुआ कैदी था। वो न सिर्फ रजिया की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार था, बल्कि रजिया की सौतेली बहन शकीला बानो की मौत और उसकी मां गुलशन आरा की तवील कैद का सबब भी वही था। दूसरे लफ्जों में एक पूरे खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार भी मुख्तार ही को ठहराया जा सकता है। मुल्जिमा गुलशन आरा इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थी कि इसकी बेटी शकीला की मौत और इसकी उम्र कैद का जिम्मेदार महज मुख्तार है। इसलिए गुलशन आरा किसी वक्त भी उस इंतकामी जज्बे को न मिटा सकी जो इसके दिल में बरसों से परवरिश पा रहा था। यह मकतूल मुख्तार की तलाश में रही। मकतूल इसे मिला भी तो उस वक्त जबकि इसकी सौतेली बेटी रजिया मकतूल के सितम का निशाना बन रही थी। चुनाचे इसने मुल्जिमा रजिया का वार खाली जाता देखकर अपना पिस्तौल चलाया और मुख्तार का किस्सा तमाम कर दिया। अदालत ज्यूरी की राय से मुकम्मल इत्तिफाक करते हुए गुलशन आरा को इसके बुढ़ापे पर रहम खाते हुए सिर्फ 4 साल कैद महज की सजा का हुक्म सुनाती है और मुल्जिमा रजिया को हिफाजत खुद इख्तियारी का हक देते हुए मुख्तार के कत्ल के इल्जाम से बरी जिम्मा करार देकर बाइज्जत तौर पर रिहा करती है।